संसद में नहीं हो रहा है काम, 5 दिन में सिर्फ 97 मिनट चली है सदन रोज चढ़ जाता है हंगामे की भेंट। मंडोली जेल में कैदी के पास मिले 5 मोबाइल फोन, नासिर गैंग से ताल्लुक रखता है आरोपी। यूपी में हड़ताल कर रहे बिजली कर्मचारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू, यूपीपीसीएल को भी भेजा गया नोटिस। बैन हटने के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक पर की पहली पोस्ट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी थाना क्षेत्र में एक निजी कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर की छत ढहने से मलबे में 10 लोगों की मौत हो गई है। वही बात करें तो कोल्ड स्टोरेज से अभी तक 21 लोगों को निकाला जा चुका है, जिनमें से 10 की मौत अभी हो चुकी है और बाकियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुरादाबाद के टीएमयू अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। घायलों के परिवारों के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की बात की है। तो वहीं कृषक या फिर किसी कार्य के साथ जो भी जुड़े हुए उनके लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सहायता करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मामले की पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही जिला प्रशासन और मंडल आयुक्त के स्तर पर वहां पर सभी तथ्यों को सामने रखकर जो भी विधिक कार्रवाई होगी उससे आगे बढ़ाया जाएगा। पहले प्राथमिकता रेस्क्यू के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को जीवित बचाने का है। 11 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है, 4 का इलाज अभी भी जारी है। 6 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद उनको घर भी भेजा जा चुका है। तो आपको बता दें, संभल में कोल्ड स्टोरेज गिरने की वजह से बड़ा हादसा हो गया था। आपको बता दें 16 तारीख को संभल में ये कोल्ड स्टोरेज गिरा था, जिसके बाद लगभग बताया जा रहा है 40 लोग मलबे के नीचे दब गए थे। सभी मजदूर वर्ग के लोग थे। आपको बता दें इसमें अब तक 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 21 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिनमें से कईयों का इलाज मुरादाबाद के टीएमयू अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें जिनकी भी मृत्यु हुई है, जो भी मजदूर है जिनकी मृत्यु हुई है, उनको मुख्यमंत्री के द्वारा 2-2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। साथ ही साथ जो घायल है उनके परिवार को 50-50 हजार रुपए की राशि दी गई है। आपको बता दें मुख्यमंत्री ने साथ में यह भी कहा है कि जो लोग कृषि से जुड़े हुए हैं उनको कृषक बीमा के जरिए 5-5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। फिलहाल आपको बता दें जो एक कोल्ड स्टोरेज गिरा है, इसके बाद कोल्ड स्टोरेज संचालक फरार था, उसके 4 जानकार जो थे उनको अभी पुलिस ने अपने गिरफ्त में लिया हुआ है। लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें संभल में कोल्ड स्टोरेज गिरा था, जिसके बाद 10 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें इस कोल्ड स्टोरेज में बताया जा रहा था लगभग 40 से ज्यादा मजदूर थे। तो आगे बढ़ेंगे, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार से कोलकाता में शुरू होने वाली है। इसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी शुक्रवार को कोलकाता पहुंच गए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार सुबह लखनऊ से कोलकाता पहुंचे हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की रणनीति के लिहाज से उत्तर प्रदेश के बाहर हो रही यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी इन दिनों लगातार अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी है। पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रही है, लेकिन पार्टी की नजर बिहार की 40 और कोलकाता की 42 लोकसभा सीटों पर है, क्योंकि जिस तरह से थर्ड फ्रंट को लेकर अखिलेश यादव लगातार इन दिनों एक राज्य से दूसरे राज्यों का दौरा कर रहे हैं, ऐसे में उनकी कोलकाता का उनका ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की है। यह मुलाकात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि ममता बनर्जी खुद को तीसरे मोर्चे से अलग रखने की बात कह रही है। तो हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है ओंकार न्यूज पर। जी ऋतिक जी बताएं।
2024 में लोकसभा का चुनाव है। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऋतिक भाई, समाजवादी पार्टी का ये राष्ट्रीय सम्मेलन है और हर पार्टी को अपना राष्ट्रीय सम्मेलन करते हैं। वहां में चुनाव होता है, राजनीतिक प्रस्ताव पास होते हैं और अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए एक बड़ा एक शो होता है। तो ये जिस तरीके से कलकत्ता में इन्होंने बंगाल से शुरुआत की है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो लीड कर रहे हैं। उन्होंने 20 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया है और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कई जगह चुनाव लड़ने के लिए वो अपना एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पास करेगी। और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से ममता बनर्जी के साथ समाजवादी पार्टी का एक जिसे कहते हैं एक दोस्ती है और वो दीदी कहते हैं और अखिलेश दीदी से मिले और वो चाहते हैं कि एक थर्ड फ्रंट बने और कांग्रेस को छोड़ के समाजवादी पार्टी और टीएमसी और अन्य दल राष्ट्रीय आरजेडी ये सारे लोग जो है कांग्रेस से अलग हटके और एक नया थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वो अकेले चुनाव लड़े। जानती है कि बंगाल में उनकी ताकत है और उनके जितने भी सबसे अधिक सांसद जीत के आते हैं, वो स्थिति में कांग्रेस अब नहीं है। तो कांग्रेस को छोड़कर जितने भी अन्य विपक्षी दल हैं, चाहे वो केसीआर की पार्टी हो, चाहे वो अखिलेश की हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे राज्य या केजरीवाल हो, ये सारे राजनीतिक दल ये चाह रहे हैं कि मोदी से को और भाजपा को हराने के लिए हम एक हों। लेकिन विपक्षी एकता दिखाई नहीं दे रही है। बार बार विपक्षी एकता तार हो जाती है। कांग्रेस जब तक विपक्षी एकता के साथ कांग्रेस नहीं होगी तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। आम चुनाव के लिए, देश के चुनाव के लिए कांग्रेस का होना बहुत जरूरी है। लेकिन लोग कांग्रेस को माइनस करके एक थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं। और आज 3 दिन का जो सम्मेलन वहां से शुरू हो गया है समाजवादी पार्टी का, वो अपनी ताकत दिखाने का और अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का एक शो है, एक बड़ा शो है। क्योंकि जब मुलायम सिंह यादव भी बंगाल से अपनी शुरुआत करते थे और बंगाल से वो चलते थे और वो लगता था कि समाजवादी पार्टी जो है यूपी और बिहार और बंगाल में अपना जनाधार बढ़ा सकेगी। मध्य प्रदेश में भी कुछ सीटें पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है। लेकिन अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के लिए ये पूरी कवायद हो रही है और थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद हो रही है। लेकिन बार बार विपक्षी एकता टूट जाती है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को सीधा लाभ मिलता है। और अभी 3 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक भारी अच्छी बढ़त मिली और अब वो कर्नाटक और तेलंगाना और इन राज्यों में भी अपना ध्यान फोकस किए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी का हाँ कहना और ना कहना ये बताता है कि अभी भी विपक्षी एकता एकजुट नहीं है। बिल्कुल प्रभात जी, लेकिन जो ये लोकसभा चुनाव है 2024 में, इसमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं। माना जाता है कि जो लोकसभा चुनाव होता है उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे अहम रोल माना जाता है। अब उसमें 42 सीटें बंगाल की मान लीजिए और 40 सीटें जो बिहार की है। क्योंकि अभी अखिलेश यादव बिहार भी पहुंचे तो उन्होंने लालू यादव के भी पैर छू के आशीर्वाद लिए थे। तो भारतीय जनता पार्टी अभी लोकसभा चुनाव को लेकर इतनी सक्रिय नजर नहीं आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी से ही अपनी सभी तैयारियों में जुट गई है। देखिए ऋतिक जी, 162 सीटें ऐसी हैं जो इस क्षेत्रों से आती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक भले मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में हो, लेकिन 5 सीटें जीतकर पिछले 3 चुनाव से मैं देख रहा हूँ कि 5 सीटों से उनकी संख्या 6 नहीं बढ़ी है। मायावती 10 सीटों पर पिछले बार चुनाव जीती थी। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जनाधार लगातार मतलब जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है विधानसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हारी थी, उन 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है और उसने अपने 80 का नारा दिया है। 80 का नारा इन्होंने भी दिया है और सीटें मात्र 80 है। तो ये देखना होगा कि जो आरजेडी बिहार, बंगाल, यूपी इनसे जो 162 सीटें आती हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात करके भ्रष्टाचार के मुद्दे पे तेजस्वी यादव भी गिर गए हैं, ईडी की पूछताछ हो रही है, लालू यादव पूरा परिवार जो है वेल पे चल रहा है, जमानत पे चल रहा है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं और उधर लगातार जो वहाँ पे बिहार में जेडीयू की स्थिति खराब हो रही है और भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे उठ रही है। तो ऐसी स्थिति में और बंगाल में भी आपने देखा होगा ममता बनर्जी से भारतीय जनता पार्टी ने करारी टक्कर दी थी। तो ऐसी स्थिति में
अखिलेश क्या कर पाएंगे। पहले वो उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत करें और उत्तर प्रदेश में वो अपनी सीटों को बढ़ाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री पद का रास्ता तय होता है। तो ये कवायद है तीसरा फ्रंट बनाने की। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 2024 के चुनाव आते आते, क्योंकि ईडी, सीबीआई और सारे राजनीतिक दल कहीं ना कहीं जीरो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो ये जब एक होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कहने का मौका मिलेगा कि चोर चोर मौसेरे भाई सब एक हो गए हैं। तो ये स्थिति अभी 2024 दूर है, अभी 11 महीने हैं चुनाव के लिए, अभी और 7 राज्यों के चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने हैं। तो ये सारी चीजों को, स्थिति को देखते हुए, क्योंकि मायावती अलग लड़ेगी, ममता अलग लड़ेगी, जब अलग लड़ेगी सारी राजनीतिक दल अलग अलग लड़ेंगे, तो उसका मुख्य जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आपको बता दें 2024 में लोकसभा चुनाव है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट लाया गया है। यह एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में इरफान, उनके भाई रिजवान समेत 5 लोगों के खिलाफ सुनवाई हुई और पेशी पर आते वक्त इरफान ने कहा कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो आपको बता दें सपा विधायक इरफान की पेशी हुई है। कानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट है जहां पर ये विधायक पहुंचे हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें एमपी एमएलए कोर्ट में, सेशन कोर्ट में आज इनको बुलाया गया है, कल बुलाया गया था, जहां पर इनकी सुनवाई हुई और पेशी पर आते वक्त इरफान ने कहा कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आपको बता दें जिस बीच इन्हें कोर्ट लाया गया उस वक्त सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। कानपुर कोर्ट में विधायक पहुंचे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट है जहां पर इनकी पेशी थी। समाजवादी पार्टी के विधायक है इरफान, उनके भाई रिजवान समेत 5 लोगों के खिलाफ सुनवाई की गई थी। तो आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में हुए उमेश काल हत्याकांड की जांच लगातार जारी है। इस सिलसिले में प्रयागराज से बरेली आए वकील वजय मिश्रा ने जेल स्टाफ और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में अशरफ से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि वकील इस मुलाकात के बाद अशरफ का पक्ष प्रयागराज कोर्ट में रखेंगे। माफिया अतीक अहमद का भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ 2.5 साल से बरेली जिला जेल में बंद है। दरअसल शुक्रवार को प्रयागराज से जिला जेल पहुंचे अतीक परिवार के वकील विजय मिश्रा ने अशरफ से मुलाकात की। वहीं आपको बताते चले कि दोनों में कानूनी मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक राजीव शुक्ला ने बताया कि मुलाकात को लेकर कोर्ट का निर्देश था सभी विधिवत प्रक्रिया पूरी करा के मुलाकात कराई जाए। तो आपको बता दें प्रयागराज में जो हुआ था उमेश पाल हत्याकांड, उसके बाद वकील अशरफ से मुलाकात करने के लिए जेल पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 2.5 साल से ये जेल में बंद है। आपको बता दें सीसीटीवी कैमरों के जरिए इन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। रोज एक नया मोड़ इस हत्याकांड में सामने आता है। आपको बता दें उमेश पाल हत्याकांड के बाद इनकी लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रयागराज से बरेली आए वकील विजय मिश्रा ने जेल स्टाफ और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहकर अशरफ से मुलाकात की है, जिस दौरान उनकी बातचीत कानून को लेकर हुई। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस वकील ने इस मुलाकात के बाद अशरफ का पक्ष ये प्रयागराज कोर्ट में रखने वाले हैं। माफिया अतीक अहमद का ये भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ 2.5 साल से बरेली के जिला जेल में बंद है। शुक्रवार को प्रयागराज से जिला जेल पहुंचे अतीक परिवार के वकील विजय मिश्रा ने अशरफ से मुलाकात की है। आपको बता दें कि दोनों में कानूनी मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है, जिसके बाद वरिष्ठ जेल अधीक्षक राजीव शुक्ला ने बताया कि मुलाकात को लेकर कोर्ट का यह निर्देश था कि सभी विधिक कार्रवाई पूरी कराते हुए ही इनकी मुलाकात कराई जाए।
तो आगे बढ़ेंगे। बिजली कर्मियों की हड़ताल का पश्चिमी यूपी में बड़ा असर देखने को मिल रहा है। यहां पर बागपत में 50 से अधिक गांव में बिजली आपूर्ति बंद हो गई है। तो वहीं बिजनौर में 47 बिजली घरों पर ताले लटके हुए। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की मांगों को लेकर गुरुवार रात 10 बजे से ही 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल जारी है। इस हड़ताल का पश्चिमी यूपी में बड़ा असर देखने को मिला है। कई जिलों के अलग अलग स्थानों पर बिजली गुल हो गई है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। 72 घंटे की हड़ताल है, जिसकी वजह से वेस्ट यूपी में इसका काफी बड़ा असर देखने को मिला है। लगभग 50 गांव में बिजली की आपूर्ति बंद है। बता दें, इस मामले में यूपीपीसीएल को भी नोटिस भेजा गया है। अवमानना के तहत उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात की गई है। बताया जा रहा है लगभग 47 बिजली घरों पर ताले लटक रहे हैं। बिजली कर्मियों का कहना है कि उनके द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद वो नाराज हैं और वो सांकेतिक रूप से ये हड़ताल अभी 72 घंटे के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो ये आंदोलन और उग्र हो जाएगा। को बता दें, इस हड़ताल का वेस्ट यूपी पर काफी ज्यादा असर देखने को मिला है। बताया जा रहा है लगभग 50 गांव हैं जहां पर बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है और लगभग 47 बिजली घर ऐसे हैं जहां पर ताले लटक रहे हैं। बागपत में 50 से अधिक गांव हैं जिनके पास बिजली पहुंच नहीं रही है और बिजनौर में 47 बिजली घरों में अभी भी ताले लटके हुए हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की मांगों को लेकर गुरुवार को रात 10 बजे से ये 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल शुरू की गई। इस हड़ताल का पश्चिमी यूपी पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। तो वहीं बिजली आपूर्ति बाधित नहीं करने के पूर्व के आदेश के बावजूद प्रदेश के बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभाग के कर्मचारी यूनियन नेताओं के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की है। अदालत ने इन नेताओं को जमानती वारंट जारी किया और उन्हें 20 मार्च 2023 को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे समेत विभिन्न संगठनों के कुल 18 पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर तत्काल हड़ताल वापस लेने को कहा है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने निर्देश दिए कि इस मामले में आपात स्थिति को देखते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा जमानती वारंट जारी किया जाता है और उन्हें इस अदालत में 20 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे पेश होना आवश्यक है। अदालत ने निर्देश भी दिया है कि संबंधित अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि दोषी अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई की जाए, ताकि इस अदालत द्वारा 6 दिसंबर 2022 को पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, जिसमें निर्देश दिया गया था कि राज्य में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। तो वहीं सिद्धार्थनगर जिले के बस स्टेशन में बांसी के चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बता दें कि आदर्श नगर पालिका परिषद बांसी के चूना छिड़काव के सहारे चलता है। बस स्टेशन बांसी का साफ सफाई, जिससे चारों तरफ गंदगी का अंबार है। बस स्टेशन पर आए यात्रियों को बस स्टेशन दे रहा बीमारियों का न्योता। गंदगी है, कई बीमारियों को ये गंदगी न्योता दे रही है। बांसी बस स्टॉप का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उनके जो है साफ सफाई करने हेतु कड़े निर्देश जारी किए गए हैं उनको, वहाँ के प्रभारी को। और निरीक्षण में जो है सफाई उस दिन संतोषजनक पाई गई, लेकिन उसमें और सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए उनको कड़े निर्देश जारी किए। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ सिर्फ ओंकार न्यूज पर।